हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज आपके लिए मैं यूपी बोर्ड में आए हुए अंशाल पेपर में जो बीते हुए वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो ग्रामर और ट्रांसलेशन के क्वेश्चन थे, उन सबको मैं लेकर आया हूं। तो चलिए आपको बताता हूं कि ये किस प्रकार से इनको मैं हल करूंगा और किस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, अपने परीक्षा में अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए इसको देखते हैं। इसके पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो पर नया है, मेरे चैनल पर नया है, तो मेरे वीडियो मतलब इस चैनल को क्या करता रहे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करता रहे। शेयर करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों का कंप्लेंट मिला है कि सर आप वीडियो बनाते हैं, नेट पर पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे अभी भी मालूम नहीं था। इसलिए ऐसे लोगों को भी मालूम चल सके, इसलिए आप क्या करते रहिए, निरंतर इसको शेयर करते रहिए। तो चलिए अब इस प्रकार से मैं देखता हूं क्या आया हुआ है, यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करता हूं और आशा करता हूं कि इन सब चीजों को आप भली भांति समझेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4A में जो है ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। इस डायरेक्ट स्पीच को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो इसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा गया है, आई सेड टू माई टीचर, आई सेड टू माई टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, सर प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टेंजा अगेन। तो यह जो आपका वाक्य था, यह डायरेक्ट स्पीच का वाक्य था। अब देखिए यहाँ पर बदलाव क्या क्या होगा। तो आप देखिए इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे आपको बताते हैं। आप देखिए आई जो है ये सब्जेक्ट था, उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। सेड टू जो है, इस सेड टू को बदलने के लिए तरह तरह के नियम है, लेकिन यहाँ पर देखिए सेड टू को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात डबल इन्वर्टेड कामा में आया हुआ जो वाक्य है, जो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, उसको हम क्या करेंगे, उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को देखेंगे। जिस प्रकार का अर्थ वह देगा उसी प्रकार से मतलब सेड टू को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर दिखने को मिल रहा है यह वाक्य जो है सर और प्लीज से शुरू है, अर्थात यह इंपरेटिव सेंटेंस का है। इस प्रकार जब वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का होता है और प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, तो ऐसे वाक्यों में हमको अर्थ मीनिंग भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ब खुद सजेस्ट कर रहा है कि सेड और सेड टू किसमें बदलेगा। तो देखिए इस प्लीज को देखते हुए हम बदल दिए हैं सेड टू को किसमें, रिक्वेस्टेड में। क्यों? क्योंकि वह रिक्वेस्टेड का अर्थ दे रहा है। तो देखिए रिक्वेस्टेड हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था माय टीचर था, उसको ज्यों का त्यों लिखा गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए प्लीज से पहले ये आया हुआ जो सर जो शब्द है, यह मतलब ये वोकेटिव केस में आया हुआ है। वोकेटिव केस क्या है? वोकेटिव केस का मतलब होता है हिंदी में संबोधन कारक। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर संबोधित करते हुए अगर कुछ कहा जाए, ठीक है, तो वह वोकेटिव केस में होता है। और यहाँ पर टीचर को संबोधित करते हुए कहा गया है, क्या कहा गया है, सर कहा गया है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि वोकेटिव केस में सर या मैडम आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के बाद उस सर और मैडम के लिए रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए हो गया, आई रिक्वेस्टेड माय टीचर, सर बदल गया सर के अनुसार किसमें, रिस्पेक्टफुली में। अब ये सब चीजें क्या होता है, जब इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं तो सर, मैडम, प्लीज, काइंडली, इन सब चीजों को हम हटा देते हैं। और कामा इन्वर्टेड कामा जब हम हटाते हैं, तो आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसको हम क्या किससे जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं। इसका कंजक्शन क्या होता है, टू होता है। तो देखिए टू से जुट गया है, बाकी एक्सप्लेन के रूप में लिखा गया है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दिस आया हुआ था, तो दिस को किस में बदल दिया गया, दैट में। क्यों बदल दिया गया? रूल ये है कि जब पहला टेंस पास्ट में हो और इधर कोई निकटता दिखाने वाले शब्द आए हो, तो उनको हम दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो दिस बदल गया किसमें, दैट में। तो देखिए मैं कितने सही तरीके से आपको ये मैं करके बता दिया कि इसका ये जो डायरेक्ट था, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा।
तो देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बी, और बी में करना क्या है, एक एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया हुआ है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। उसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी भी वाक्य को चेंज करने के लिए 3-4 चीजें जान लेना बहुत ही जरूरी है। पहला क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो देखिए यहाँ पर वाक्य जो आया था आपका क्या था, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, वह अपने भाई की सहायता कर रहा है। इसका मतलब होगा वह अपने भाई का सहायता कर रहा है। तो इसको जब देखिए पैसिव वॉइस में आप बदलेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो देखिए वर्ब के बाद जो आता है वही ऑब्जेक्ट होता है। बहुत से विद्यार्थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं जानते हमें कि जो शुरू में आता है वही सब्जेक्ट है और जो अंत में आता है वो ऑब्जेक्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। बहुत से विद्यार्थी इसको जानने के चक्कर में अपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का निर्धारण कौन करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का निर्धारण वर्ब करता है। वर्ब से पहले आया हुआ जो होता है शब्द उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब के ठीक बाद आया हुआ जो शब्द होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। न कि जो शुरू में आया है सब्जेक्ट है और न कि जो अंत में आया है वो ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। ये इसका निर्धारण वर्ब करता है। वर्ब से पहले आया हुआ सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आया हुआ ऑब्जेक्ट। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब भी दिया रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट नहीं मान लेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका सब्जेक्ट था ही और यहाँ पर ऑब्जेक्ट था हिज ब्रदर। तो हिज ब्रदर को हम क्या किए, जो ऑब्जेक्ट था इसको पैसिव वॉइस में हम हिज ब्रदर को क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये वाक्य का दूसरे चरण में क्या देखते हैं, हम वाक्य को देखते हैं कि यह वाक्य किस टेंस का है। तो यह वाक्य जो था आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का था। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जितने भी टेंस होते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय अगले टेंस में जाते हैं, परंतु कौन अगले टेंस में नहीं जाता है, जितने भी कंटीन्यूअस टेंस हैं, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस हो, अगले टेंस में नहीं जाता है। इसका मतलब हेल्पिंग जब वर्ब जो होती है वो सेम होती हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या कर सकती हैं, बदल सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर हिज ब्रदर लिख दिया गया, ठीक है, और हिज ब्रदर जो मतलब उसका जो भाई है वह कितना है, एक है, इसलिए उसी टेंस में ही के अनुसार भी इज था और हिज ब्रदर के अनुसार भी क्या हो गया, इज हो गया। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिर से क्या लग गया, इज हो गया। तो हिज ब्रदर इज, और चूंकि आपको पहले ही बताया हूं मैं कि ये कंटीन्यूअस टेंस है, अगले टेंस में नहीं जाएगा, तो अगले टेंस में न जाए, इसके लिए कौन सी दवा बनी है, इसके लिए देखिए हर रोग के लिए अलग अलग दवा है। तो देखिए इसके लिए कौन सी दवा बनी है, इसके लिए बीइंग नामक दवा बनी है। मतलब जब टेंस जो है अगले टेंस में नहीं जाता है, कोई भी कंटीन्यूअस टेंस, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इज एम आर के बाद हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। आखिर क्यों बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, लेकिन इसमें जो आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, इसी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का। तो देखिए अगले टेंस में नहीं गया, इसलिए यहाँ पर बीइंग का प्रयोग किया गया। अब हेल्प बच गया, तो हेल्प को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हो गया हेल्प्ड। अब हम बाई का प्रयोग करेंगे, बाई, इसके बाद सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या था, ही, तो बदल जाएगा किसमें, हिम में। ये सब्जेक्ट बदल गया किसमें, हिम में। अब देखिए यह जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन था ये भी मैं आपको करके बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए क्या है, ये पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में क्या करना होता है, एक सेंटेंस दिया गया रहता है बुद्धि द्वारा, जिसमें बहुत सी त्रुटियां होती हैं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर की त्रुटि होती है, कामा इन्वर्टेड कामा यानी चिन्हों की त्रुटि होती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्योंकि हमें पता है किसी भी मतलब सेंटेंस का
पहला जो लेटर होता है वो कभी भी स्मॉल नहीं होता है, इसलिए देखिए इसको हाउ जो था, हाउ में एच स्मॉल लेटर में लिखा गया था, इसलिए यहाँ पे हाउ में एच को हम क्या कर दिए, कैपिटल लेटर में कर दिए। तो हो गया हाउ, कैपिटल लेटर हो गया। बाकी देखिए, बाकी कहीं कोई त्रुटि नहीं था, तो हाउ डज दिस मशीन वर्क, ये पूरा हमारा ज्यों का त्यों लिख दिया गया। क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बोर्ड जो पंक्चुएशन पूछता है वो 99% किसका पूछता है, डायरेक्ट स्पीच का। मतलब ये डायरेक्ट स्पीच का पूछता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है उनमें उचित चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो रिपोर्टेड स्पीच को हमें पता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इसलिए ये हाउ डज दिस मशीन वर्क क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे। और देखिए वाक्य चूंकि किससे शुरू था, हाउ से शुरू था, इसलिए यह कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर एक चिन्ह का प्रयोग हुआ है जिसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप दबुआ है, ये जो लिखा जाएगा, आप यहाँ नीचे भी क्या कर सकते हैं, कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, यहाँ पे कॉमा छूट गया था, यहाँ पे कॉमा का प्रयोग आप करेंगे नीचे, किसके पहले, रिपोर्टिंग वर्ब के पहले। तो देखिए ये जो था पंक्चुएशन जो था, इसको भी मैं बता दिया आपको करके। अब क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी जो है क्या है, आपका ट्रांसलेशन है। देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड में क्या होता है, हाई स्कूल के पेपर में ट्रांसलेशन का एक पैराग्राफ दिया होता है, एक एक लाइन ट्रांसलेशन उसमें नहीं दिया रहता है, जिस प्रकार से बच्चे करते हैं क्लास में या कहीं भी, उसमें एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया रहता है, और उस पैराग्राफ को हमें एक ही साथ ट्रांसलेट करना होता है, किसमें, इंग्लिश में। तो देखिए जो भी पैराग्राफ दिया रहता है उस पैराग्राफ का हिंदी हम नहीं उतारते हैं, उसको सीधे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना चाहिए, 1 बाय 1 एक एक लाइन करना चाहिए, नहीं कि पूरे सेंटेंस को आप एक ही बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, एक एक लाइन को करेंगे। तो आइए चलिए करके देखते हैं। तो देखिए पहला इसमें जो वाक्य लिखा है हिंदी पैराग्राफ में, क्या लिखा है, एक शिकारी था। क्या था, एक शिकारी था। तो यहाँ पर देखिए एक शिकारी था, एक राजा था, एक रानी थी, ठीक है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो देखिए स्टूडेंट्स, बिना सब्जेक्ट के हम वाक्य में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए क्या करते हैं, जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सब्जेक्ट मान लेते हैं किसको, देयर को। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगा लेंगे क्या, देयर। तो देखिए देयर लिख दिया गया। अब जब हमको सब्जेक्ट मिल गया तो हम चले जाते हैं कहाँ, लास्ट में। पहले भी मैं बता चुका हूँ विद्यार्थी ट्रांसलेशन क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो शुरू से अंत तक सीधे बनाना चाहते हैं, सीधे कभी नहीं बना पाएंगे। सब्जेक्ट लिखिए और कहाँ जाइए, लास्ट में जाइए। अब देखिए यहाँ पर देयर सब्जेक्ट हो गया। अब हम अंत में आए तो यहाँ पे था दिया है, और इसके इधर देख रहे हैं तो कोई वर्ब नहीं है। तो जब वाक्य में कोई वर्ब नहीं तो वाक्य कोई टेंस नहीं। जब वाक्य में मेन वर्ब रहेगा तभी वाक्य टेंस होता है। टेंस का मतलब, टेंस तो कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन उसका काइंड से मेरा मतलब है, मतलब न इंडिफिनिट होगा, न कंटिन्यूअस, न कुछ भी, इस तरह के कोई टेंस नहीं होते। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम इज, एम, आर, वाज वर्ब की सहायता से बना लेते हैं जिनमें कोई मेन वर्ब नहीं आता है। तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में मैं रख दिया हूं देयर, अंतिम में आया तो था है, तो था के लिए लिख दिया गया वाज, और हो गया देयर वाज। और फिर हम इधर बढ़ेंगे तो क्या मिल रहा, शिकारी, लेकिन कितना, एक। तो इसका रिलेशन, इस शिकारी का रिलेशन किससे है, एक से। तो हम इसको सीधा करके लिखेंगे तो हो जाएगा अ हंटर। तो हो गया देयर वाज अ हंटर, एक शिकारी था, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब
यहाँ पे अगला लाइन जो है, अगला लाइन आप देखिए, एक शिकारी था, देयर वाज अ हंटर हो गया। अगले लाइन में दिया है, वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब फिर से हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट वह है तो हो गया ही। अब हम फिर अंत में आएंगे, तो अंत में जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक यूज है, एक वर्ड का यूज है। सेंटेंस स्ट्रक्चर से पूछा गया यह, मतलब ये एक लाइन पूछा गया है हिंदी में। देखिए यहाँ पर दिया है क्या, शौकीन। क्या दिया हुआ है, शौकीन। तो शौकीन के लिए हम क्या करेंगे, शौकीन के लिए मीनिंग होता है फॉन्ड ऑफ। शौकीन के लिए क्या लिखेंगे, फॉन्ड ऑफ। तो देखिए ही हो गया, हम अंतिम में आएंगे तो था दिया है, था के लिए वाज हो गया। वाज के बाद जब निरंतर हम इधर बढ़ेंगे तो शौकीन होना का मीनिंग होता है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ हो गया। फिर इसके बाद इधर बढ़ेंगे तो फॉन्ड ऑफ के बाद देख रहे हैं क्या है, शिकार करना। तो शिकार करना में क्या दिया है, जब भी किसी वर्ड मीनिंग में ना ने नी आ जाता है तो उसको हम आईएनजी से मेंटेन करते हैं, टू से भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि फॉन्ड के साथ ऑफ आ गया है तो फिर हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको हम आईएनजी से ही क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो देखिए हो गया, ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग। अब किसका हंटिंग करता था, जंगली जानवरों का। तो हो गया ऑफ द वाइल्ड एनिमल। यहाँ पे ऑफ नहीं भी लगाएंगे तभी भी काम चल जाएगा, सीधे आप लिख सकते हैं द वाइल्ड एनिमल। द वाइल्ड एनिमल का मतलब क्या होता है, जंगली जानवर। ये हो गया। अब देखिए एनिमल चाहे एक हो या अनेक हो, उसमें कभी भी एस का प्रयोग नहीं होता। आप इस कंफ्यूजन मत रहिएगा कि सर यहाँ पे जानवरों आया है, इसमें एस का प्रयोग आप क्यों नहीं किए हैं। एनिमल में कभी एस का प्रयोग नहीं होता, उसका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए अगले लाइन पे चलते हैं। अगले लाइन में क्या दिया है, वह पक्का निशानेबाज था। वह पक्का निशानेबाज था। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट फिर मिल गया हमको क्या, ही। अब आएंगे अंत में, हमेशा आपको सब्जेक्ट लिखने के बाद चाहे वह टेंस हो या टेंस न हो, कहाँ आना है, लास्ट में आना है। तो लास्ट में देखिए आप दिया है क्या, था दिया है, और इसके पहले हम देख रहे हैं तो कोई भी वर्ब नहीं आया है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, वाज लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ही वाज। तो ही वाज हो गया। और फिर हम इधर बढ़ेंगे तो क्या था, निशानेबाज था। निशानेबाज, लेकिन कैसा था वो, पक्का निशानेबाज था। तो पक्का निशानेबाज आप मूवी में भी देखे होंगे, मूवी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलती है। उसमें देखिएगा कहते हैं सब कि शार्प शूटर को बुलाओ। शार्प शूटर का क्या मतलब होता है, पक्का निशानेबाज। तो देखिए यहाँ पर पक्का निशानेबाज के लिए क्या लिखा गया है, शार्प शूटर लिखा गया है। शार्प शूटर का मतलब होता है पक्का निशानेबाज। ये पूरा लाइन फाइनल हुआ, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, अगले लाइन में क्या दिया है। अगला लाइन है, जंगल में शिकार करने के लिए वह कई दिन और रात व्यतीत करता था। जंगल में शिकार करने के लिए वह कई दिन और रात व्यतीत करता था। तो देखिए यह जो वाक्य है इसमें दो चरण है। पहले तो अगर हम चाहें तो जंगल में शिकार करने के लिए भी लिख सकते हैं और यहां से भी शुरू कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी वाक्य को सब्जेक्ट से नहीं शुरू करते हैं, अगर उसके पहले पोर्शन को हम लिखते हैं तो वहां पर हम अल्प विराम लेते हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसी से करके देखते हैं। तो आप देखिए पहले हम इसी को किए हैं, जंगल में शिकार करने के लिए। तो पहले इधर से जब हम बढ़ेंगे तो क्या मिला हमको, के लिए। तो के लिए का मीनिंग हो गया फॉर। अब फिर हम निरंतर इधर बढ़ते जाएंगे तो क्या मिला, शिकार करना। तो शिकार करना, फिर देख रहे हैं इसमें ने आया है तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर से इसमें आईएनजी लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा फॉर हंटिंग। और फिर इधर आप बढ़ेंगे तो देख रहे हैं में आया है जिसके लिए यहाँ इन मैं लिखा हूं। तो फॉर हंटिंग इन, कहाँ हंटिंग, जंगल में। तो इस प्रकार से लिख दिया गया द फॉरेस्ट। तो यह
आपका जो पोर्शन था ये पूरा हुआ, यहाँ पे आके हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे अल्प विराम के रूप में कॉमा लगाया गया है। इसको आप इस पोर्शन को चाहते तो लास्ट में भी लिख सकते थे, लेकिन इसको पहले ही फाइनल कर दिए, वही सही रहता है। तो देखिए फॉर हंटिंग इन द फॉरेस्ट, ये हो गया जंगल में शिकार करने के लिए। अब देखिए अगले इसके पोर्शन पे बढ़ते हैं, तो क्या है, वह कई दिन और रात व्यतीत करता था। अब देखिए हमको इसमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के लिए क्या हो गया, ही हो गया, वह के लिए क्या हो गया, ही। अब हम सीधे अंत में आ जाएंगे, तो अंत में क्या दिया है, था। अब इस था के लिए हम वाज नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इस था के लिए क्या है, वाज इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इस था से पहले तो देखिए क्या आया है, जब था थे थी हैं हो हूं से पहले क्या आ गया हो, वर्ब आ गया हो, क्रिया आ गया हो, तब हम वाज वर इज एम आर का प्रयोग नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में करते क्या है, उस कंडीशन में टेंस के अनुसार चलते हैं। देखिए यहाँ व्यतीत करना एक वर्ब है, ठीक है, तो व्यतीत करना का यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखा जाएगा। चूंकि यहाँ पे अंत में क्या आया है, ता था, तो ये जो है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, V2 लगेगा। V2 का मतलब वर्ब का क्या लिखेंगे आप, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए अंत में जब हम आएंगे, तो जब वाज नहीं लिख पाएंगे तो हम पूरा एक ही साथ ले लेते हैं। तो पूरा क्या ले लिए, व्यतीत करता था। तो व्यतीत करना का मीनिंग कई सारा होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए लीड भी होता है व्यतीत करने का मीनिंग, पास भी होता है, लीव भी होता है रहना, व्यतीत करना, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लगाया हूँ, पास। तो पास को हम V2 में लिखेंगे तो पास्ड हो जाएगा, यहाँ पर पास्ड का प्रयोग कर दिया गया। तो ही पास्ड, वह व्यतीत करता था। अब यहाँ पे पास का मतलब फेल पास से मतलब नहीं है, यहाँ पे पास का मतलब व्यतीत करना। तो ही पास्ड, अब इधर आएंगे तो व्यतीत करता था, लेकिन क्या व्यतीत करता था, तो क्या व्यतीत करता था, कई दिन और रात। क्या व्यतीत करता था, कई दिन और रात। तो इस पोर्शन को हम क्या करते हैं, सीधा ही करके लिखते हैं। तो कहां से इसका संबंध है, मान ली इधर हम इधर से बढ़ेंगे तो पहले रात आ रहा है, लेकिन इसके पहले देखेंगे ना इसके कितने मेहमान हैं, इससे रिलेटेड कितने शब्द हैं, इसका रिलेशन किससे किससे है। तो जहां से इसका रिलेशन है हम वहां से लिखना शुरू करेंगे, बढ़ेंगे तो लास्ट से, लेकिन जिस शब्द से इसका रिलेशन है वहां से लिखेंगे। तो देखिए इस रात का रिलेशन कहां से है, और दिन कई, तो यहां हम कई से लिखना शुरू करेंगे। तो हो गया ही पास्ड, कई के लिए होता है मेनी। अब बचा क्या, दिन, तो दिन के लिए हो गया डेज। बचा क्या, और, तो और के लिए लिख दिया गया एंड। बचा क्या, रात, तो रात के लिए लिख दिया गया नाइट। इस प्रकार से लाइन क्या हो गया, ही पास्ड मेनी डेज एंड नाइट। ठीक है, अब आते हैं देखिए अगले लाइन पे। अगला लाइन क्या है, उसने कई बड़े जानवर मारे थे, उसने कई बड़े जानवर मारे थे। अब देखिए यहाँ पर उसने के लिए आप क्या लिखेंगे, उसने के लिए आप लिखेंगे ही। अंत में आएंगे तो मारे थे, मतलब वह मार चुका था, इसलिए मार चुका था एक ही टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या करते हैं, ही के साथ आप हैड का प्रयोग करेंगे, या चाहे कोई भी सब्जेक्ट आता है पास्ट परफेक्ट में तो आप हैड का ही प्रयोग करते हैं। तो ही हैड, अब इधर आएंगे तो देखिए मारना आया, तो मारना को हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो गया, किल्ड हो गया। क्या हो गया, किल्ड हो गया। तो ही हैड किल्ड, ये हो गया। अब क्या मारा था आखिर वो, कई बड़े जानवर। क्या मारा था, कई बड़े जानवर। तो हो गया ही हैड किल्ड मेनी बिग एनिमल, तो हो गया कई बड़े जानवर, मेनी बिग एनिमल। ये हो गया, ये लाइन फाइनल हुआ। अब अगले लाइन पे चलते हैं। अगला लाइन क्या कह रहा है, अतः लोग उसे बड़े शिकार के लिए याद करते थे। अतः लोग जो थे उसको बहुत बड़े बड़े शिकार के लिए जानते थे, बहुत बड़े बड़े शिकार के लिए उसे याद करते थे। तो देखिए इस लाइन को कैसे करेंगे, तो अतः आया है तो अतः को पहले फाइनल करें। अतः के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे सो, अतः का मतलब इसलिए,
ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सो, अब वहां पे हम लगाएंगे कॉमा, उसके बाद हम बढ़ेंगे किसके तरफ, सब्जेक्ट के तरफ, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के कोई भी वाक्य शुरू हम नहीं कर सकते। इस वाक्य में देखेंगे तो क्या है, इस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में क्या है, सब्जेक्ट के रूप में लोग है, ठीक है। अगर इसको हम पैसिव वॉइस में बनाए तो सब्जेक्ट के जगह पर हम उसे को भी लिख सकते थे, लेकिन सीधे आप बनाइए तो देखिए, तो सो के बाद क्या हो गया, लोग, तो लोग के लिए हो गया द पीपल, बचा क्या, अंत में चले जाएंगे, अब अंत में जाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट मिल गया, अंत में जाएंगे तो क्या है, याद करते थे, क्या करते थे, याद करते थे, याद करते थे, थे आ गया, ठीक है। मतलब क्या, ता था ती थी ते थे, तो वहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। तो इसलिए देखिए यहाँ पर याद करते थे के लिए हो गया रिमेम्बर्ड। अब किसे याद करते थे, उसे याद करते थे, तो उसे का देखिए रिमेम्बर के बाद जब हम उसे को लिखेंगे तो यहाँ पर हमको हिम लिखना पड़ेगा। क्यों हिम लिखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, इसलिए उसे का क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। तो हो जाएगा सो द पीपल रिमेम्बर्ड हिम। अब फिर इधर बढ़ेंगे तो देखिए आया है क्या, याद करना का हो गया, तो क्या है इसके बाद, के लिए, तो के लिए का मीनिंग हो गया फार। अब किसके लिए याद करते थे, बड़े शिकार, तो बड़े का मीनिंग हो गया बिग, और शिकार का मीनिंग हो जाएगा हंटिंग। तो देखिए विद्यार्थियों, देखिए स्टूडेंट्स, मैं भरसक प्रयास किया हूं कि हर एक टॉपिक, हर एक बिंदु आपको भली भांति समझ में आए, और ये मेरा पूरा दावा है, पूरा चैलेंज है कि किसी भी कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसको ये समझ में नहीं आया होगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो जो है आपके लिए बड़ी ही उपयोगी होगा, आपके बोर्ड के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए निरंतर आप